हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जो मैंने सीरीज शुरू की थी सीटेट पेपर 1 के लिए, उसमें नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में चैप्टर नंबर 16 तक और उससे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हैं वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे की सीरीज में मैं सिर्फ आपसे एनसीईआरटी की जो हमारी इन्वायरमेंट की समरी है वो डिस्कस करूंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस सेट से देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 का नाम है नंदिता मुंबई में, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे गरीब और अमीर लोग अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके से रहते हैं। इसमें एक लड़की की स्टोरी बताई गई है जिसका नाम है नंदिता, और वो गांव में रहती है। उसकी माँ बीमार है, तो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो उनको मुंबई लेके जाती है। चूँकि वो लोग एक पुअर फैमिली से थे तो वो अपने मामा जी के यहाँ गई थी, और उसके मामा जी भी बहुत पुअर थे। और इस चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे मुंबई में पुअर लोग स्लम एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे हाइजीन वगैरह का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। और दूसरी ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ पे उसकी मामी काम करने के लिए जाती है, और वहाँ पे हाइजीन का कितने अच्छे से ध्यान रखा गया है और कैसे अमीर लोग रहते हैं। तो यहाँ पे वर्ग संघर्ष को दिखाया गया है कि कैसे इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, उन सबको इसमें शो किया गया है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यहाँ पे पानी की कमी से कुछ गाँव में जो है लोग परेशान हैं, उनके बारे में बताया गया है। जिनमें से पहला गाँव है हमारा नलमड्डा गाँव, और नलमड्डा गांव आंध्र प्रदेश में है, जहां पे पानी की कमी है। पीने का पानी भी वहां पे गंदा उपलब्ध होता है। तो ये सब बताया गया है। इसके बाद है बाजार गांव, जो कि महाराष्ट्र में है, और उपरोक्त दोनों ही गांव में पीने के पानी की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद एक बिल्डिंग बताई गई है कप परेड बिल्डिंग, और ये मुंबई में है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, होलगुंडी नामक गाँव, और यहाँ पे एक बच्चों की पंचायत है जिसका नाम है भीमा संघ। और भीमा संघ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है। तो भीमा संघ एक बच्चों की पंचायत है जो कि होलगुंडी नामक गांव में है, और होलगुंडू नामक गांव कर्नाटक में है। इस गांव में भी पीने के पानी की समस्या थी, परंतु भीमा संघ के बच्चों ने गांव में पानी की टंकी को साफ किया, जो कि कूड़ा करकट से भरी हुई थी। उसको साफ करके बच्चों ने फिर से इस लायक बनाया कि उसमें पानी एकत्र किया जा सके, और इस तरह से गांव के लोगों को पानी की कमी से जो है निजात मिल गई। भीमा संघ कर्नाटक राज्य में आज भी कार्यरत है। इसके बाद इसमें कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया है जो कि गंदा पानी पीने से हो जाती है, जिनमें से लूज मोशंस और हैजा जैसी बीमारियां हैं। और इनसे बचने के लिए पानी को उबालकर उसमें शक्कर और हल्का सा नमक डाल के बार बार थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, ये बताया गया है। आप सोच सकते हैं ये है ओआरएस घोल के जैसा। आपको सभी को पता होगा कि जिन्होंने ओआरएस डेवलप किया था वो साइंटिस्ट हाल ही में उनकी डेथ हो गई है, तो उनका नाम भी आप लोग देख सकते हैं अपनी एडिशनल नॉलेज के लिए। इसके बाद इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना था कि नलमंडा गाँव कहाँ पर है। ये हमने अभी पढ़ा कि नलमंडा गाँव जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बाजार गाँव महाराष्ट्र में है, और होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। होलगुंडी में एक संघ है भीमा संघ, जो कि पानी की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कार्य करता है, और ये बच्चों की एक पंचायत है। ये इम्पोर्टेंटली याद रखना है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 19, जड़ों का जाल। इसमें डिफरेंट टाइप के ट्रीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहला आता है बनियन ट्री, यानी बरगद का पेड़। और इसके बाद जो बरगद का पेड़ है, सॉरी फ्रेंड्स, बनियन ट्री मीन्स होता है पीपल का पेड़, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बरगद के पेड़ की। तो बरगद का जो पेड़ है इसके बारे में बताया गया है कि बरगद का पेड़ जब हम लगाते हैं तो उसकी जड़ें जमीन में होती है, और जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता जाता है तो उसकी शाखाओं से जो लटकती हुई हमें शाखाएं दिखाई देती हैं, वो उसकी शाखाएं ना होकर के उसकी जड़ें होती हैं, जो कि शाखाओं से निकलकर जमीन में पहुंच जाती है और खंबे जैसी आकृति बनाती हैं, और यही इस पेड़ को टिके रहने के लिए मजबूती प्रदान करती है। बरगद के पेड़ पर लटकती हुई शाखाएं उसकी जड़ें होती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें उसकी टहनियों से निकलती हैं, और ये जड़ खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं, परंतु इसके जड़ें भोजन का संग्रहण नहीं करती है। ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं लटकती हुई,
वो उसको भोजन नहीं देती, वो भोजन का संग्रहण नहीं करती। टहनियों से निकलकर ही ये जड़ें जमीन तक पहुंचती है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा जीवित जो वृक्ष है पुराना, लगभग 250 साल वृक्ष पुराना है ये। तो 250 साल वर्ष पुराना जो पेड़ है बरगद का, वो बोटानिकल गार्डन में है, और बोटानिकल गार्डन कलकत्ता में है। कोलकाता के बोटानिकल गार्डन में पाए जाने वाला द ग्रेट बरगद का पेड़ 250 साल पुराना है, जो कि भारत का सबसे पुराना जीवित वृक्ष है। अन्य पेड़ों की तरह बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर भी होती हैं। इसके बाद मूली एक जड़ है और मटर का पौधा एक लता है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है, और वहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे आलू, मूली और जैसे गाजर। तो इस तरह से आपको छांट के लिखना होता है कि कौन सा जड़ नहीं है। इसके बाद भारतीय वन कानून के बारे में बताया गया है, जो कि 1927 में लाया गया था, और इसके सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग पेड़ों को काटना अपराध है। अगर आप पेड़ों को काटना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकारी कार्यालय से परमिशन लेनी होगी, और जो आपके सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ से परमिशन लेने के बाद ही आप पेड़ों को काट सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्री आता है आपका रेगिस्तानी ओक। फ्रेंड्स, रेगिस्तान का नाम सुन के आप सोच सकते हैं कि ये राजस्थान में पाया जाता होगा या फिर अबू धाबी या सऊदी अरब, जो हमारा अरब पेनिनसुला है, वहाँ पे पाया जाता होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। ना ही ये राजस्थान में पाया जाता है और ना ही अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। ये ट्री पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो पेड़ होता है इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर तक की होती है, जितने के आपके कमरे की छत की ऊंचाई। और जितना ये पेड़ जमीन के ऊपर होता है उससे लगभग 30 गुना ये जमीन के नीचे होता है। इस पेड़ की एक विशेषता है कि इसकी जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि इसकी जड़ें जमीन में जो भूमिगत जल होता है उस तक ना पहुंच जाए। और ये पेड़ क्या करता है, ये अपने तने में पानी को स्टोर कर लेता है। और ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़े से सेल्फिश हैं, वो इसके तने में पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को यूज करते हैं। जो रेगिस्तानी ओक है, ये एक पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कमरे की छत जितनी होती है। इसकी जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना तक होती है, और ये जब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि जमीन की गहराई में ना पहुंच जाए। यह पेड़ अपने तने में पानी सिंचित कर लेता है, और वहाँ के लोग पेड़ के तने में पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और ये मनाया जाता है 5 जून को। इसके बाद चैप्टर नंबर 20 आता है, जिसका नाम है मिलकर खाएं। और इसमें एक फेस्टिवल जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट हैं भारत के, वहाँ पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बिहू ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी। जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी है वहाँ पे ऐसे लिखा गया है, और जो 2022-23 की है नई एनसीईआरटी, वहाँ पे ऐसे लिखा गया है। 2022-23 की एनसीईआरटी में बहुत सारे पॉइंट्स नए जोड़े गए हैं, तो मैंने उनको भी इसमें शामिल किया है। इस चैप्टर में बिहू त्योहार के बारे में बताया गया है, जो कि असम राज्य में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये 13 या 14 जनवरी या फिर 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ये अगर हम असमिया कैलेंडर की बात करें तो उसके 10वें महीने यानी माघ माह की प्रथम या द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ये फेस्टिवल 2 दिन तक चलता है, और इसके पहले डे को उरुका कहते हैं। और इस दिन क्या होता है कि सब लोग जो चावल के नीचे जो बचती है पुराल, उसको मिलाकर और जो बांस होते हैं उनको मिलाकर एक अस्थायी घर बनाते हैं, जिसको कहते हैं भेला घर। और सभी लोग पैसे इकट्ठे करके शाम के भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। और शाम को जो भोजन का आयोजन होता है उसमें बोरा चावल, मछली, सब्जियों आदि का इंतजाम किया जाता है। साथ ही शाम की चाय के साथ पीठा नाम का एक खाद्य पदार्थ भी दिया जाता है। इसके अलावा एक अन्य तरह का चावल भी रात के खाने के साथ बनता है, जिसको कहते हैं चेवा चावल। और रात के खाने में चेवा नामक चावल भी होता है, जिसको कि ताओ वहाँ पे कहते हैं कढ़ाई को। और इसमें केलों के पत्तों से ढककर बनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 तरह के चावल की हमने बात की, एक चेवा चावल जो कि केला के पत्तों से ढककर बनाते हैं कढ़ाई में, और दूसरे होते हैं बोरा चावल। बोरा चावल बनने के बाद जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं। और बिहू फेस्टिवल पर असम की औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं।
ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो ये भोजन होता है उस दिन सामूहिक रूप से ये केले के पत्तों पर ही परोसा जाता है। और नेक्स्ट डे क्या करते हैं कि एक तो जो हमने भेलाघर बनाया होता है और दूसरा ऐसे करके कुछ एक के ऊपर एक लकड़ी रखते जाते हैं और उनसे एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसको कहते हैं मेजी। तो नेक्स्ट डे क्या करते हैं, उस भेलाघर और मेजी दोनों को जला दिया जाता है, जैसे कि उत्तर भारत में होलिका दहन किया जाता है। इसके बाद इसी चैप्टर में एक और पॉइंट जोड़ा गया है जो है मिड डे मील का। और मिड डे मील का जो पॉइंट जोड़ा गया है इसमें बताया गया है कि कैसे स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जाता है। ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए योजना है और हाल ही में 2022 में इसका नाम भी बदल दिया गया है। 2022 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। और ये जो योजना है ये 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी और इसको लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। फिर कुछ टाइम के बाद ये ऑल ओवर द इंडिया लागू कर दी गई थी। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 है खाना खिलाना और इसमें पंजाब के लोगों के बारे में बताया गया है कि उनका जो धार्मिक स्थल होता है गुरुद्वारा, वहाँ पे कैसा प्रसाद बनता है। तो वहाँ पे प्रसाद बनता है कड़ा प्रसाद। और इसमें जो है गुरुद्वारे में जो दोपहर का भोजन करवाया जाता है या शाम में जब भी वो प्रसाद का भोजन करवाते हैं तो उसको कहते हैं लंगर। और लंगर में ज़्यादातर जो है वो उड़द चने की दाल, सब्जियां और तंदूर की रोटियां बनाई जाती है। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब है, जिसको कि आप गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, और ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 में आपके कम्युनिकेशन के जो साधन है, संचार के साधन जैसे टीवी, समाचार पत्र आदि का वर्णन है। और इस चैप्टर में लड़कों और लड़कियों के बीच में जो बायसनेस की जाती है फैमिलीज में, सोसाइटी में, उसके बारे में भी दिखाया गया है कि कैसे लड़कों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती है लेकिन लड़कियों को नहीं होती। लड़के बाहर जाकर स्टडी कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बच्चों को जो है क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, बच्चों में क्रिटिकल थॉट डेवलप हो सके, उसके लिए बताया गया है कि कैसे लड़कों और लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप से इस चैप्टर को जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, इसके आगे के चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 23 से लेकर 27 तक हम लास्ट वीडियो में करके क्लास 4 की NCERT को फिनिश कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो 15 में से 15 या फिर 20 मार्क्स की भी कई बार पूछी जाती है NCERT, तो आप ये पूरे में से पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है। आप अपना फर्स्ट टाइम में ही CTET क्लियर कर सकते हैं विद गुड मार्क्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।